राठौर आपके लिए फिर से एक बार आपकी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ बीच में ही, क्योंकि हम जो सीरीज से चला रहे थे चीज़ें उसमें बच्चों ने कहा कि भाई पहले मैम चैप्टर नंबर 14 का वन शॉट दे दो, क्योंकि श्वसन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे फैब में एग्जाम है, तो उसी के लिए मैं आज चैप्टर नंबर 14 का वन शॉट लेकर आई हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के वन शॉट पहले ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर और इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस आते रहते हैं मैं आपको बताती रहूंगी। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब मैंने यूट्यूब पर चैप्टर करवाया था उसके एंड में, हमेशा चैप्टर के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ, वहां पे आए हुए क्वेश्चंस को मैंने लिया है और अंतर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से भरमार रहती है, तो उस पर जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। चैप्टर फ्लो में हमने बहुत कुछ देखा और एक बार अगर चैप्टर समझ में आ जाता है तो काम आसान हो जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर के कंपैरिजन में ये वाला चैप्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा और इजी भी लगता है, मार्किंग है थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्वसन की परिभाषा क्या है। तो आज तक जिसे हम श्वसन समझते आए थे वो श्वसन नहीं था। हम श्वसन समझते थे कि सांस का लेना, सांस का देना ही क्या होता है, श्वसन होता है। लेकिन हमें इसके पीछे का रीजन नहीं पता था कि हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके पीछे हमारे शरीर की चालाकी है, कुछ छुपा हुआ ऐसा रहस्य है। और वो रहस्य क्या था कि हमें जो हमने भोजन खाया है, यानी कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा खाई है, उससे ऊर्जा उत्पन्न करनी है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन हम श्वसन से ले रहे हैं। तो श्वसन का एक भाग होता है सांस लेना, क्योंकि श्वसन मेनली क्या प्रक्रिया है, श्वसन हमारे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। लेकिन उस ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और वही ऑक्सीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जिसे हम ब्रीथ कहते हैं। तो ब्रीथ यानी सांस लेना और श्वसन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। श्वसन का ही एक हिस्सा सांस लेना है, क्योंकि हमें श्वसन यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन हम सांस लेकर लेते हैं। ठीक है, तो चलो श्वसन की क्या परिभाषा है। तो सांस लेना श्वसन नहीं है बच्चों। क्या है श्वसन? ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। ये दो काम क्यों लिखे हैं? क्योंकि कुछ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हम, इसीलिए हमें सांस लेनी होती है। और कुछ जो है अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं और भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया है तो इन्हें वही ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो सांस लेते भी नहीं है। ठीक है, में जटिल कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये जो हम पढ़ के आए हैं भोजन वाले चैप्टर में भी, कि भाई ग्लूकोज, शर्करा, ग्लूकोज शर्करा का ही एक भाग है वैसे तो, मंड, स्टार्च, वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको लिखनी है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना सिर्फ श्वसन नहीं है, वो है सांस लेना या रेस्पिरेशन नहीं कहलाता, वो उसे ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि श्वसन के अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों, जनरली हम एक परिभाषा इसकी लिखते हैं और अगर आपको एग्जाम में ये आता है तो आप इसके साथ एक रिएक्शन लिखेंगे C6H12O6, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम यहाँ वसा भी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हमने चैप्टर में आगे पढ़ा है कि भाई कोई भी हमारे पास भोज्य पदार्थ हो अल्टीमेटली हम उसे ग्लूकोज में ही परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, क्योंकि हमें मानव श्वसन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है तो हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करेंगे। ये बैक्टीरिया में होता है, तो इसके बारे में रिएक्शन हम आगे देख लेंगे जब अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 ऑक्सीजन हम यूज करेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और H2O भी बाहर निकालेंगे और ऊर्जा भी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और ये ऊर्जा जनरली कितनी होती है, ये ऊर्जा हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है, क्योंकि श्वसन के 2 प्रकार पढ़ेंगे, तो ये एक इक्वेशन इस परिभाषा के साथ बनती है और इसे जरूर लिखना है। ठीक है, अगर आप ये उपस्थिति अनुपस्थिति नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट उपस्थिति भी लिख सकते हैं। चलिए, अब श्वसन के प्रकार क्या है। तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है ऑक्सी श्वसन, शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं इसको, वैसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। और दूसरा हम कहते हैं कि अनॉक्सी श्वसन। इसमें देखो अंतर आ सकता है, अनॉक्सी श्वसन, इसीलिए अंतर वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको करवाया भी है।
ठीक है, चैप्टर के एंड में क्या होता है, यहाँ पे छोटा छोटा ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये क्या होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है, ठीक है, छोटा लिख रही हूं मैं एब्सेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी होता है, जल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई आपको मिलेगी एथेनॉल, एथेनॉल मिल सकता है, एथिल अल्कोहल जिसको कहते हैं, लैक्टिक एसिड मिल सकता है, लैक्टिक अम्ल व अन्य अम्ल भी मिल सकते हैं, अन्य अम्ल भी मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सी रिएक्शन हो रही है, सबस्ट्रेट कौन सा है। यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी और ऊर्जा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, 686 किलो कैलोरी के आसपास, किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी क्या है, ऊर्जा की इकाई है। यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो होती तो है लेकिन कम होती है, और जिसको हम कहते हैं कि 28 किलो कैलोरी के आसपास, या एटीपी के रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 एटीपी बनते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 38 एटीपी मिलते हैं। ये कुछ मेन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सी। ये किन में होता है तो उदाहरण देना ना भूलें, ये आपके पौधों में और जंतुओं में मिलेगा, जबकि ये कहां मिलेगा आपको, जीवाणु, सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, ठीक है, उनमें मिलेगा। कुछ कवक भी आएंगे इसके अंदर, जैसे ईस्ट आ जाएगा, कवक भी आ सकते हैं, ईस्ट। तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा मैंने आपको एक अंतर बता दिया, बाकी आप क्वेश्चंस देख लीजिए। अब ग्लाइकोल जो हमारी श्वसन की क्रिया है उसमें कुछ मेन चरण होते हैं, हालांकि इन चरणों को हमने नाम दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। वो कैसे कर रहे हैं हम, ब्रीथ करके, है ना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने श्वसन वाला, कैसे हम रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग के थ्रू हो जाएगा। जब गैस अंदर जाएगी तो गैस अंदर जाके जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट है और जटिल भोज्य पदार्थ है उससे रिएक्ट करेगी। 2 चक्र होंगे इसके अंदर, तो हमें इसमें 2 चरण पढ़ने हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो CO2 उत्पन्न होगी उसको वातावरण में छोड़ देंगे, इसीलिए हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर कार्यक्रम चलता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। पानी हम काम में ले लेते हैं, हमारे बहुत काम का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये इसी चरण के साथ हो जाएगी। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चढ़ाएंगे, इसके लिए भाई ETC चढ़ाएंगे, ठीक है। तो चले, अब श्वसन की क्रिया का महत्व क्या है, तो श्वसन की क्रिया के कुछ महत्व है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कभी आया नहीं है, लेकिन देखो क्या ही कह सकते हैं, बुरी किस्मत के धनी कभी कभी हम हो जाते हैं। तो श्वसन की क्रिया में सबसे पहला काम तो क्यों कर रहे हैं भाई, ऊर्जा उत्पन्न करनी है हमें, इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, श्वसन के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। जो भी हम खा रहे हैं कोशिका द्रव्य में जो घुला हुआ है, हमने कहा कि हम जब पाचन करते हैं तो हमारा सारा पचित भोजन कोशिका द्रव्य में मिला हुआ रहता है। भाई क्यों मिला हुआ है, क्योंकि उससे ऊर्जा उत्पन्न करनी है, और वो कोशिका द्रव्य के अवयव जो है वो काम में आ जाते हैं। इस क्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी ग्लूकोज है, वसा है, फैट है, ठीक है, प्रोटीन है, इन सबका क्या हो जाएगा भाई, जटिल पदार्थ है तो सरल में परिवर्तित हो जाएंगे और ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये आपको महत्व के अंदर लिखना है। अब हमें मेन बात क्या करनी है, मेन बात हमें करनी है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे मैंने करवाया है लेकिन मैं फिर से एक बार करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये आ सकता है, ठीक है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है, तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में हम मतलब भोजन, जो पौधे हैं वो भोजन को बनाते हैं, और श्वसन में भोजन को तोड़ के ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस तो ये है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, एक चीज आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण जरूर पौधों में होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया हम में और पौधों में सेम प्रकार की होती है। मतलब पौधों में भी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल चलता है, हम में भी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल चलता है। तो श्वसन हम दोनों में कॉमन है, प्रकाश संश्लेषण हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन का अवशोषण हो रहा है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है,
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जो ग्लूकोज है, फैट है, अभी हमने बात की, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो उल्टा हो रहा है ना, कार्बनिक पदार्थ से CO2 बना रहे हैं, ऊर्जा और CO2, यहाँ पे CO2 से कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसको खाते हैं पौधों को और फिर अपना श्वसन का काम करते हैं। यह दिन रात होती रहती है, ये दिन रात होती है भाई, पौधों में भी हम में भी। कभी ऐसा नहीं होता कि पौधे दिन में श्वसन करते हैं रात में नहीं करते, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। पौधे दिन भर और रात भर श्वसन करते रहते हैं, ठीक है। कुछ भ्रांतियां हमारे बचपन में डाली होती है कि पौधे रात को श्वसन करते हैं तो रात को वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिन में भी वो ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कम मात्रा में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेते हैं। यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, भाई श्वसन में ऐसा कुछ नहीं है तो दिन में ही होगी ऑब्वियसली। फिर क्या है, यह प्रकाश आवश्यक नहीं है और यह प्रकाश के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, दिन में होता है और ये दिन रात दोनों में हो रहा है। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो भी हमने खाना खाया है उससे हम ATP ऊर्जा उत्पन्न करते हैं भाई, ATP गतिज ऊर्जा का एक स्रोत है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, सनलाइट से ऊर्जा लेके कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं। इसके अंतर्गत काम आने वाले कच्चे माल ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज काम में लेके ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे CO2 और पानी, जड़ों से पानी अवशोषित कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं और खाना बना रहे हैं। पर्णहरित की कोई आवश्यकता नहीं है श्वसन में, होता भी नहीं है, ठीक है। और हम में, पौधों में तो होता है, हम में नहीं होता। ये पौधों में ही हो पा रहा है क्योंकि इसमें पर्णहरित की आवश्यकता होती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस बात को कभी मत भूलना। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है बच्चों, तो ये ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जहां पे ऊर्जा निकलती है। जबकि यहाँ पे सनलाइट की ऊर्जा ले रहा है पौधा, फिर खाना बना रहा है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे बार बार मेरे बोलने पर भी याद नहीं रख पाते, वो है कि श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है, यहाँ पे चीजें टूट रही हैं। हालांकि एम्फीबॉलिक है, ये आगे जाके हम चैप्टर में बोलेंगे, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये एक अपचयन या एम्फीबॉलिक अभिक्रिया है। एम्फीबॉलिक भी लिख सकते हो, ये एक उपचयन अभिक्रिया है, यहाँ पे चीजें बन रही है, एनाबॉलिज्म है ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चले आगे। फिर क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारी एनर्जी निकलती है और हमारे शरीर के भार में कमी होती है, ठीक है। इसीलिए जितने हम श्वसन करेंगे, हमारा जैसे हम एक्सरसाइज करने को क्यों बोलते हैं, एक्सरसाइज करो पतले हो जाओगे, क्योंकि श्वसन दर बढ़ेगी, श्वसन दर बढ़ेगी तो आपके भार में कमी होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी, पौधे में भार में वृद्धि होगी, क्योंकि भोजन बना बना के मंड स्टार्च जो है इकट्ठा करता जा रहा है, भोजन का निर्माण होता है, यहाँ पे भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे एक अणु के संश्लेषण के लिए 18 ATP यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जब हम श्वसन करते हैं तो हमें कितने ATP मिलते हैं, 38 ATP मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 18 ATP यूज करेंगे और बदले में जब इसको, इनसे जब वापस ऊर्जा निकालेंगे तो 38 बन जाएंगे। भाई फायदे का सौदा है बिल्कुल। चलो आ जाओ, अब है मेन काम, श्वसन क्रियाधर। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, क्या होते हैं श्वसन क्रियाधर, ठीक है। तो श्वसन क्रियाधर क्या होते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की, वैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, श्वसन की क्रिया में काम आने वाले आधारी पदार्थ, आधारी पदार्थ, और जिसको हम क्या बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, कच्चा माल, है ना। आधारी पदार्थ श्वसन क्रियाधर कहलाता है, श्वसन क्रियाधर कहलाते हैं। मेन बात जो यहां पे करनी है, श्वसन क्रियाधर कुछ भी हो सकता है, क्रियाधर कोई भी हो सकता है, ठीक है।
क्रियाधर कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फैट हो सकती है। ग्लूकोज में भाई सारी कार्बोहाइड्रेट आ गई तो आप कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, वसा, प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी लोगे, कुछ भी लो, फैट लो, प्रोटीन लो या कार्बोहाइड्रेट लो, अल्टीमेटली जब आपको श्वसन या ग्लाइकोलाइसिस शुरू करना है तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा ग्लूकोज से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि फैट से आप ग्लाइकोलाइसिस शुरू करो। तो कुछ भी आप लो, आपको सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में रूपांतरित करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप आगे के चरण कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब आप जो भी खा रहे हो, आप ऑयल खा रहे हो, आप बटर खा रहे हो, आप घी खा रहे हो, आप कोई भी, ग्लूकोज तो एक शर्करा का एक हिस्सा है भाई, सुक्रोज भी है ना, लैक्टोज भी है, सब कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें कोई भी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन दे दो, सब क्रियाधर है, लेकिन सबको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को चाहिए ही ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के अलावा किसी और से ग्लाइकोलाइसिस नहीं करवाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो श्वसन क्रियाधर क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब है श्वसन की क्रिया। अच्छा, श्वसन की क्रिया को ही कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैंने हेडिंग डाल रखी है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोशिकीय श्वसन को समझाइए। बंदा वहां पे ढेर, हमने तो जो श्वसन पढ़ा था वहां पे कहीं कोशिकीय श्वसन नहीं लिखा था। अरे मेरे भोले बच्चों, मेरे प्यारे होनहार बच्चों, ये पूरा श्वसन की प्रक्रिया हम कहाँ पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। ये दोनों एलियन थोड़ी ना है, कोशिका के अंदर ही है। तो यही जो श्वसन हम पढ़ रहे हैं ये पूरा कोशिकीय श्वसन है, यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, कोशिका के अंदर की बातें हैं, तो ये कोशिकीय श्वसन है। इसके दो चरण है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, जिसको TCA भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सिट्रस चक्र भी है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी है इसका नाम, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ध्यान रहेगा, बिल्कुल। चलो आ जाओ, अब ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलाइसिस चाहे वो बैक्टीरिया हो, देखो, चाहे वो ऑक्सीश्वसन हो चाहे वो अनॉक्सीश्वसन हो, जो पहला चरण है वो सारे एनिमल्स में, चाहे वो ऑक्सीकारी बैक्टीरिया हो चाहे हम अनऑक्सीकारी बैक्टीरिया हो चाहे हम हो, हम में पहला चरण सब में सेम होता है, क्योंकि सब में ग्लाइकोलाइसिस बिना ऑक्सीजन के होती है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत इसमें है। तो हमने ये जो कैटेगरी की है ना, ऑक्सीकारी श्वसन और अनऑक्सीकारी श्वसन, ये कैटेगरी यहाँ की वजह से की है। ये वाला स्टेप तो दोनों में हो रहा है और सेम हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस के कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। EMP पाथवे, और सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन, चाहे कोई भी बोर्ड ले लो, आप किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हो, मतलब भारत के अंदर ही, वहां पे सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन भाई जो है तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलग अलग, जैसे राम के बहुत नाम होते हैं, इसके भी बहुत नाम है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को समझाइए, पहला क्वेश्चन तो ये। EMP मार्ग क्या है, इसको समझाइए। श्वसन के ऐसे पथ को समझाइए जहां बिना ऑक्सीजन के प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव्य में होता है। EMP पाथवे क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके 3 साइंटिस्ट हैं जिनके नाम अभी आएंगे, इम्बेडेड, मेयरॉफ और पार्सन, इनकी वजह से इसको EMP, ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है, EMP पाथवे क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन प्रक्रमों में प्रथम चरण है। समझ में आ गई? ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल से ही जो है अलग हो जाएंगे हम, लेकिन जब तक हम में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है वो तो दोनों में बिना ऑक्सीजन के ही हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी मैंने समझाया भी है, याद भी रखना है। ठीक है, ये बता दिया कि भाई ये वैज्ञानिक थे,
इनके नाम पे रखा हुआ है, इस पे क्वेश्चन आता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले ही लिख दिया है मैंने, तो इसमें कोई मगजमारी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। अभी क्या होता है इसके अंदर, तो भाई सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का चरण हम पूरा डिटेल में मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। हालांकि मैं इसको क्लास में खुद से ही मैंने लिख लिख के पढ़ाया है, लेकिन आज भी मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती तो मैं यहाँ टाइप करके ला सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आ जाओ, प्लेन बोर्ड ले लिया है मैंने, तो शुरू करें। सारे स्टेप्स जितने भी हैं 7 या 8 जो भी आएंगे अभी काउंट करेंगे, वो स्टेप प्लस आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखती जानी है। मैंने आपसे क्लास में भी हर बार हर सेगमेंट के साथ कैलकुलेशन करवाई है, इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना है। तो अब हम करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले जो मैंने कहा कि शुरुआत हमेशा ग्लूकोज से होगी, तो जैसे गणेश जी की शुरुआत होती है, यहाँ पे हमारा शुरुआती प्रोडक्ट जो रहेगा वो ग्लूकोज रहेगा। क्या करना है भाई, ग्लूकोज बड़ा ही तनहा और अकेला था, तो हमने इसको क्या किया, एक फॉस्फेट दे दिया कि ले तेरे को थोड़ी एनर्जी दे देते हैं, और इसको थोड़ा सा एक्टिव कर दिया। भाई ये उदास बैठा था, तो हमने क्या करा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, इसको क्या दे दी भाई, एनर्जी दे दी, फॉस्फेट जोड़ दिया। ठीक है, अब तक मेरे बात इतनी समझ में आ गई होगी आपके कि फॉस्फेट जुड़ते ही एनर्जी आ जाती है। एटीपी क्या होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं उसमें, इसलिए वो इतना इतराता है। इसको एक फॉस्फेट दे दी, इसमें एनर्जी जोड़ दी, तो ये थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गया है। अब साथ साथ इसका करते जाओ, या बाद में करें, क्लास में मैंने बाद में नामकरण करवाया है, लेकिन मैं एक बार यहां से कर देती हूँ। देखो हमने फॉस्फेट जोड़ा है, तो फॉस्फेट जोड़ा है, तो फॉस्फेट कैसे जोड़ते हैं, एटीपी देके। तो हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एक एटीपी देनी पड़ेगी इसको, तो एटीपी दी, एटीपीसी में से एक फॉस्फेट इधर जुड़ गया छठे कार्बन पे, तो क्या बन गया, एडीपी बन गया। तो यहाँ पे हमने इसको ऊर्जा दे दी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, फॉस्फेट जुड़ा है, तो प्रथम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम फॉस्फेटीकरण, फॉस्फेटीकरण, क्योंकि पहली बार वही इसके जीवन में फॉस्फेट जुड़ रहा है। अब क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा इतरा रहा है, ग्लूकोज को जैसे ही एनर्जी मिली तो इसने अपना मेकओवर किया। ऐसा समझो भाई, एनर्जी हम कहते हैं कि ऊर्जा मुद्रा है, पैसा है, तो इसके पास पैसा आ गया, तो ये इतराने लगा, इसने कहा मैं अपना मेकओवर करवाऊंगा। तो इसने क्या कर दिया, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बंगला गाड़ी आ गया, मेकओवर कर दिया, चश्मा वश्मा गोगल वोगल लगा दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमने जैव अणु वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये दोनों समावयवी होते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं, इसलिए ये बदल गया। और बदल गया तो देखो दूसरा स्टेप क्या हो गया है, समावयवीकरण, समावयवीकरण, क्योंकि ये दोनों आइसोमरेज होते हैं और ये आइसोमराइज हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फ्रक्टोज ने सोचा यार थोड़ा सा और पैसा कमाते हैं, है ना, खर्चे बढ़ रहे हैं, ज्यादा इतरा रहा हूं मैं, तो ये किस में बदल गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। पहले कार्बन पे फिर इसने फॉस्फेट जोड़ दी। अब फॉस्फेट जोड़ी है तो लाएगा कहां से बच्चों, वही बेचारा हमारा एटीपी का खर्चा, यहाँ पे खर्चा हुआ, एटीपी आई वापस एडीपी में कन्वर्ट हो गई, फॉस्फेट इसको दे दिया। ये हो गया तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, फिर से ऊर्जा यहां से जुड़ी है, तो क्या हो गया, प्रथम था तो ये क्या हो गया, द्वितीय फॉस्फेटीकरण, फॉस्फेटीकरण या फॉस्फोराइजेशन भी बोलते हैं। देखो है वही मीनिंग, थोड़ा सा हिंदी में क्या चेंज कर देते हैं, थोड़े थोड़े शब्द। हो सकता है मैंने भी क्लास में कोई फॉस्फोराइकरण लिखाया हो, ठीक है, हो सकता है फॉस्फोरिलीकरण लिखाया हो सकता है। अब क्या हुआ, फ्रक्टोज 6, ये इसका ऐसी हालत हो गई कि ज्यादा पैसा आ जाता है तो आदमी बावरा हो जाता है, संभाल नहीं पाता उसको। इसके बाद बहुत पैसा, बहुत ऊर्जा आ गई है, तो अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, तो इसने क्या किया, ये विदलन हो रहा है, इसमें क्या हो गया, विदलन, टूट गया भाई, इसकी प्रॉपर्टी बहुत आ गई, तो भाई बोलते हैं ना डिस्प्यूट हो जाता है, भाई ज्यादा पैसा आ जाता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसका रिश्ता खराब हो गया है, और रिश्ता खराब होके इसने क्या बना दिया है, फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड,
लेकिन ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कौन सा है, कई बुक्स में इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है PGAL भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, अब ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या होता है, चंचल मन का है, पैसा आते ही देखो चंचल मन हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये बदल लेता है अपने आप को। किस में बदल सकता है ये, जैसे ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, समावयवी होते हैं, वैसे ये भी किसी का समावयवी होता है। ये किसका समावयवी होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बच्चे बोलते हैं मैम हमें ये याद नहीं होता, देखो मैं कितनी अच्छी स्टोरी से इसको याद करवा रही हूँ आपको, ऐसे याद करो, स्टोरी से याद हो जाएगा किस में क्या बदलता है। फिल्मों में हीरो में पिक्चर देखते हो तो सबके नाम याद हो जाते हैं ना, चाहे वो कितने भी भयंकर नाम हो, अल्लू अर्जुन कैसा अजीब सा नाम है, याद हुआ या नहीं हुआ, वेंकटेश रामानमन जो भी है, याद होता है ना, सब याद हो जाएगा। ऐसे स्टोरी से याद करो इसको, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है ये बना के। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, DHAP भी बोलते हैं इसको, DHA भी बोलते हैं। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में रहता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, स्थायी नहीं है, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो देखो ये विदलन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ भाई, प्रॉपर्टी ज्यादा आ गई थी तो क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी की वजह से भाई भाई में झगड़ा हो गया, यानी कि विदलन हो गया। विदलन का मतलब होता है टूटना, तो ये विदलन हो गया दो में। लेकिन ये दोनों थोड़े दिन बाद इनको समझदारी आ गई और इन्होंने कहा नहीं भाई भाई होता है, पैसा कुछ नहीं है, तो ये वाला वापस इसमें चेंज हो जाता है। तो अब देखो एक अणु ये था, एक अणु ये था, तो दोनों मिलके कितने अणु हो गए, तो यहां से अब 2 अणु बनने लग गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अभी तक एक एक अणु की बातें हो रही थी, ये सब एक अणु था, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी में भाई बंटवारा हो गया, 2 बिजनेस अलग हो गए। लेकिन जब 2 बिजनेस वापस मिलेंगे, इसने अलग कंपनी खोल ली, इसने अलग कंपनी खोल ली, अब दोनों कंपनियां जब मिली तो इन्होंने कहा कि कंपनियों का नाम ऐसे ही रहने देते हैं, हम भाई भाई की तरह रहेंगे लेकिन नाम अलग अलग ही रखेंगे। तो भाई 2 अणु है, 2 कंपनियां हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो PGAL है ये क्या करता है, इसको विदलन कहते हैं। इसके बाद तो जो ये PGAL है ये क्या करता है, बदल जाता है, इसको भी ATP मिल जाए, इसके जीवन में भी और कमाई होती है। भाई दोनों भाई मिलके अब बिजनेस चला रहे हैं तो पैसा और आ रहा है उछल उछल के। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं 2 अणु। अच्छा, अब जो भी बनेगा वो 2-2 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। अच्छा, बीच में कई बुक्स के अंदर एक और स्टेप दे रखा है, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए हम वो स्टेप नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बनता कुछ नहीं है, एक बार फिर से 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनता है, फिर ग्लिसरिक एसिड बनता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो एक फॉस्फेट थी, इसके पास एक और आ गई है, पहली वाली, ये फॉस्फेट आई कहाँ से, तो ये फॉस्फेट आते ही यहाँ पे एक कमाल की चीज हो रही है, यहाँ पे NADH बन रहा है, NAD से NADH2 बन रहा है। ठीक है, और ये हुआ क्या है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको जलीयकरण, विजलीयकरण भी बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जलीकरण या डिहाइड्रोजनेशन। फॉस्फोरीकरण भी बोल सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरीकरण भी हो ही रहा है, फॉस्फेट जुड़ रही है इससे। ठीक है, अब मैं अगले बोर्ड पे जा रही हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले बोर्ड पे करने वाले हैं। अब क्या होता है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड किसमें बदलता है बच्चों, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो भाई पैसा आ गया है तो अब यही चाल चलन रहेगा इसका, ये बदल जाता है। इसको लगता है यार थोड़ा सा बहुत ज्यादा पैसा आ गया है तो कुछ दान वान कर देता हूं। ठीक है, तो ये दान करने चला है, दान करता है जो कहता है चलो थोड़ा पैसा डोनेट कर देता हूँ, काला धन बहुत इकट्ठा हो गया है, थोड़ा दान पुण्य कर देता हूँ, तो ये बना देता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक फॉस्फेट दान कर दिया इसने। ठीक है, समझ बिल्कुल सिंपल है, देखो एक फॉस्फेट दान कर दिया तो 3 रह गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ATP बाहर निकली है,
तो यहाँ पे देखो पहले हमने एटीपी यूज की थी, अब हम एटीपी बना रहे हैं, बाहर निकली ना एटीपी, तो एटीपी बाहर निकली है तो आपको पता है एक मंगता रहता है जो बैठा रहता है, जो फॉस्फेट के लिए ही बैठा रहता है, ताकता रहता है कहाँ से फॉस्फेट निकले मैं अपने आप में जोड़ लूं। कौन सा मंगता? ये जो ऊपर बना हुआ था, ये अभी तक यही है। ये कहता है मेरी जो इसने दौलत ली थी उसमें से कुछ वापस मिल जाए तो ले लूं, तो मिल गई इसको, क्या बना दिया? एटीपी। तो इस स्टेप को क्या कहेंगे? कौन सा स्टेप है? छठा। ये क्या है छठा स्टेप? फॉस्फेट का उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन बोल सकते हैं, फॉस्फेट का उत्पादन। इसको एक और स्टेप के नाम से बोलते हैं प्रथम एटीपी निर्माण, प्रथम एटीपी निर्माण भी बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया, एटीपी बन गया। अब देखो जब इसकी दुनिया लुट जाती है, अब यहां से थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आया। इसका पैसा तो गया ही गया, लेकिन इसने बड़ा ही कठोर मन होकर दान किया था, और जैसे इसने एटीपी ले ली तो इसका दिल टूट गया। अब जिसका दिल टूट जाता है, कभी आपने फिल्में देखी होगी, सोचा होगा भाई आज मेरा दिल टूट गया है तो इस शहर में मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा सब कुछ उलझ गया, पैसा भी उड़ गया, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं इस शहर में नहीं रह सकता क्योंकि पुरानी यादें जुड़ी हुई है, तो ये शहर चेंज कर लेगा। अब ये शहर कैसे चेंज करेगा भाई? पहले ये तीसरे शहर में था, तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब इसने क्या किया? दूसरी पोजीशन पे फॉस्फेट आ जाएगा इसकी, ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड। भाई सा मैंने 2 बार लिख दिया है, थोड़ा सा देख लेना, मैं सही कर देती हूँ। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया। शहर बदल दिया भाई इसने, दौलत दे दी और उस दौलत की जगह भी चेंज कर दी, ताकि अगर दिल टूटने वाली बात समझ में नहीं आ रही तो बोलो देखो इसने ना जैसे ही दान दिया तो लोगों की नजरें इस पे आ गई, तो इसने अपने धन की स्थिति बदल दी, संपत्ति को कहीं और डाल दिया, सेकंड पोजीशन पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों समावयवी है, तो 7वां स्टेप क्या हो गया? समावयवीकरण, समावयवीकरण हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया, दोनों एक जैसे है, बस पोजीशन में फर्क है। उसके बाद क्या होता है? ये 2-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बदल जाता है 2-फॉस्फोइनोल में, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। धीरे धीरे देखो इसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, पाइरुवेट भी बोल सकते हैं, पाइरुविक अम्ल भी बोल सकते हैं, मैं पाइरुवेट लिख रही हूं, पाइरुवेट, पाइरुवेट, ठीक है, इसको पीपी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखें, पीपी, जिनके मैं लिख रही हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे निर्जलीकरण हुआ है भाई, इसके जिंदगी से जो है दौलत की जो छाया है वो निकल गई है, तो इसका क्या हो गया है? निर्जलीकरण हो गया है, निर्जलीकरण। हो सकता है 1-2 स्टेप मैंने ज्यादा लिख दी हो, पहले 8 लिखे हो अब 9 हो जाए, क्योंकि बीच में कई बार मैंने कोई जैसे शायद कोई एक स्टेप मैंने पहले लिखा नहीं था, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है, निर्जलीकरण। उसके बाद क्या हो रहा है? निर्जलीकरण हो गया, ये 2-फॉस्फो में बदल गया। अब ये फाइनल स्टेप है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख रही हूं। क्या होगा? ये पाइरुविक अम्ल में बदल जाएगा, पाइरुविक अम्ल, कई जगह पे इसको पाइरुवेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी बच्चों, ऊर्जा। ये लो, ये एडीपी मंगते को वापस एटीपी मिल गए, और ये क्या हो गया है भाई? द्वितीय एटीपी उत्पादन, दूसरी बार उत्पादन हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें 2-2 बार हो रही है, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये सब 2 अणु है, ये सब 2 हैं, मैं 2 ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 2 अणु है, ये भी 2 अणु है, ये भी 2 अणु है, सब 2 अणु है, तो सब कुछ 2-2 हो रहा है। 2 एटीपी, यहाँ पे भी 2 एटीपी, और यहाँ पे भी NADH पे भी 2 NADH आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 2, क्योंकि सब 2-2 बार हो रहा है, ठीक है। और पाइरुविक अम्ल के अणु कितने बनेंगे? ये भी 2 बनेंगे, 2 अणु। अब जरा कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो साथ साथ। देखो क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या क्या मिल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यहाँ पे है, 2 एटीपी यहाँ पे है, कितने एटीपी हो रहे हैं? 4 एटीपी है, 2 और 2 4 एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है। NADH कितना मिल रहा है? NADH 2 मिल रहे हैं, ये रहे 2 NADH, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में 2
NaDH2। आपको बार बार मैंने बोला है एक NaDH2 से 3 ATP मिलते हैं। ये NaDH2 खजाना है भाई दौलत का। एक NaDH2 से कितने ATP निकलते हैं? 3 ATP निकलते हैं। तो 2 से कितने निकले? तो 2 × 3 कितने ATP हो गए? 6 ATP। तो 4 ATP ये, 6 ATP ये, कितने हो जाते हैं? 10 होते हैं। लेकिन हमने देखो इसको कुछ दिया भी था ऊपर। इसने जिससे उधारी ली थी बिजनेस को चलाने के लिए 2 ATP, ठीक है, तो वो 2 ATP काटने भी पड़ेंगे। जिससे उधार लिया था, जिससे लोन लिया था, उसको देना भी पड़ेगा। तो भाई 10 ATP में से 2 ATP गए, कितने बचे भाई? 8 ATP। ठीक है, तो 8 ATP हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे मिल रहे हैं। कैलकुलेशन को चलते चले आगे की तरफ। अब बात करते हैं, पायरुविक अम्ल हमारे पास रेडी हो गया है। अब हमें क्रेब्स साइकिल चलाना है, लेकिन क्रेब्स साइकिल हम ऐसे नहीं चला सकते। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? अच्छा, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, वैसे तो मैंने बताई है, लेकिन फिर भी मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बना के बैठे हुए हैं हम। इन दोनों अणु को हमें काम में लेना है, लेकिन ये दोनों अणु हम ऐसे काम में नहीं ले सकते। पायरुविक अम्ल को क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कराने के लिए दूसरा चरण हमें क्रेब्स साइकिल चलाना है। लेकिन क्रेब्स साइकिल की एक कंडीशन है कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हमें इस पायरुविक अम्ल को कोशिका द्रव्य से निकाल के माइटोकॉन्ड्रिया में डालना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पायरुविक अम्ल को अंदर आने की परमिशन नहीं देता। वो कहता है मेरे यहाँ पे तो सिर्फ एसिटिल कोएंजाइम ही आ सकता है। तो अब पायरुविक अम्ल क्या करता है? अपने आप को चेंज करता है। क्या करेगा? पायरुविक अम्ल जो है वो वायवीय ऑक्सीकरण करेगा, जो क्रेब्स साइकिल में होगा। लेकिन ये क्रेब्स साइकिल में ऐसे नहीं जा पाता। ठीक है, अंतिम उत्पाद ये है, ये ऐसे नहीं जा पाता। ये क्या करेगा? यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र में होगी, लेकिन इसको अंदर जाने के लिए उसके बाद ईटीसी भी होगी, इलेक्ट्रॉन परिवहन भी होगा, जिसको हम देखेंगे। क्रेब्स साइकिल के बाद एनर्जी उत्पन्न करेंगे हम, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम के रूप में जाने देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पायरुविक अम्ल को एसिटिक कोएंजाइम के रूप में बदलना पड़ेगा। कोशिका द्रव्य में उत्पन्न हुआ पायरुविक अम्ल इस अभिक्रिया के अंत में एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण करता है, और इसे निम्न समीकरण द्वारा, ये कहाँ हो रही है? ये कोशिका द्रव्य में ही हो रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे योजक कड़ी कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी है। क्या होता है इसमें? पायरुविक अम्ल कोएंजाइम के साथ प्लस एक NAD+ के बाद, यहां पे एनर्जी आएगी भाई, एनर्जी उत्पन्न होगी, मिलके क्या बना लेता है? एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण करता है। एसिटिल कोएंजाइम, ये सह एंजाइम को ही कोएंजाइम कहते हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ भाई, कोएंजाइम यानी सह एंजाइम का निर्माण करता है, प्लस साथ में NaDH2 भी निकलती है। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 अणु पायरुविक अम्ल के बने हैं, तो दोनों अणु एसिटिल कोएंजाइम के बनेंगे, और 2 अणु NaDH भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? बम्पर प्राइज। 2 NaDH2 यहाँ पे भी निकलेंगे। 2 NaDH2 मतलब कितने ATP? 6 ATP। ठीक है, क्योंकि एक से कितने निकलती है? 3 निकलती है, तो 6 ATP यहाँ पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात को? आ जाएं अब। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने पहले कहीं और तरीके से बताई है। जैसे हमने पहले क्या किया था, 4 में से पहले ही 2 माइनस कर दिए थे, तो 6 और 2 8 कर दिए थे, ऐसे कर दिया था। ठीक है, तो किसी भी तरह कैलकुलेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ यहाँ पे, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, और यहाँ से हमने इसको किस में बदल दिया? एसिटिल कोएंजाइम में। अब ये कहाँ जा सकता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है। तो एसिटिल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच की योजक कड़ी है, और ऑक्सीकरण में अब ये किस में प्रवेश करेगा? क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करेगा। क्रेब्स साइकिल को ही दूसरा नाम, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, प्रसिद्ध क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्वेश्चन आ गया है दूसरा, क्रेब्स साइकिल को समझाइए। या तो ग्लाइकोलाइसिस दे देता है पूरा या क्रेब्स साइकिल, दोनों नहीं देता आज तक, मतलब 1% ऐसा कभी हुआ हो कि दोनों दे दिए हो, लेकिन दो अलग अलग ही देता है, या तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा दे देगा या क्रेब्स साइकिल पूरा दे देगा। तो भाई इंपॉर्टेंट हो गया है भाई, इसी को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं इसको, ठीक है। चले क्या होता है इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या बनता है, इस चक्र में एसिटिल कोएंजाइम जो बन के आया है उससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जल के साथ संघनन करके सिट्रिक अम्ल बनाता है, और इसी सिट्रिक अम्ल के बनने की वजह से इसे सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक चक्र भी बोलते हैं। तो एक और नाम यहाँ पे लिख देती हूं, सिट्रिक चक्र। ये कहाँ हो रहा है, स्थान कहाँ है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गई एनसीईआरटी की बातें, आपको पता ही है कुछ ऐसे कहानी है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैं आपको बना के बताऊंगी, छोटा ही सही लेकिन हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी, वो ट्रिक भी एक बार रिवाइज हो जाएगी। सबसे पहले क्या आता है, एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम जो होता है, कई बुक्स उसको वहां से ले रही हैं, पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम, और एसिटिल कोएंजाइम को फिर यहां से ले रही है, ऐसा कर रही है, ठीक है, हम डायरेक्टली ले रहे हैं। क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम जो कि कितने कार्बन का बना हुआ है, एसिटिल कोएंजाइम कितने कार्बन का बना हुआ है, 2 कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम होता है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, क्या है इसकी फुल फॉर्म, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। तो 2 कार्बन और ये 4 कार्बन, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल बनाते हैं। सिट्रिक अम्ल से बनता है आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसिट्रिक एसिड। पहले भी मैंने जब इसको पढ़ाया था तब मैंने कहा था बीच में और भी बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं लिखे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 6 कार्बन का हो गया, ये भी 6 कार्बन का है, 2 ये और 4 ये, 6 कार्बन, ठीक है। अब क्या होता है, आइसोसाइट्रिक एसिड जो होता है वो बदलता है अल्फा क्लूटोग्लूटारिक एसिड में। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, बहुत सारी चीजें लिखनी है मुझे यहाँ पे। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, ग्लूटारिक अम्ल में, पहले मैं सारे नाम लिख रही हूं फिर इसकी कहानी पढ़ूंगी। ये बदलेगा सक्सीनाइल या सक्सीनायल एसिड के अंदर, सक्सीनायल बदलेगा सक्सिनिक एसिड के अंदर, सक्सिनिक अम्ल के अंदर, सक्सिनिक अम्ल बदलेगा फ्यूमेरिक के अंदर, फ्यूमेरिक बदलेगा मैलिक के अंदर, मैलिक अम्ल के अंदर, और मैलिक वापस किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक। अभी इतना गोल नहीं बना, जब हमने क्लास में बनाया था तो अच्छा गोल गोल एकदम गप्पा बना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है ये देखो, अब यहाँ पे 4 से 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन यहाँ पे भी है। इनमें क्या होता है, जैसे आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा क्लूटोग्लूटारिक एसिड में बदलता है तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे एक कार्बन को छोड़ देता, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखना, हमने जो रिएक्शन लिखी है सबसे पहले श्वसन की, उसमें हमने क्या बोला है, 6 ऑक्सीजन यूज होती है, निकलता क्या है 6 पानी के मॉलिक्यूल और 6 कार्बन डाइऑक्साइड। वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निकल रही है। ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली थी, ये बात ध्यान रखें, मैंने नोट्स में भी लिखी है। कार्बन डाइऑक्साइड निकली, प्लस क्या होता है, यहां से एक NAD से
NaDH2 बनेगा, ऊर्जा की भरपाई हो रही है भाई, ऊर्जा निकलेगी यहाँ पे भी NaDH2। अच्छा इसको छोड़ो, फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और CO2 निकलेगी। तो कितनी CO2 निकल रही है, 2 CO2 निकल रही है, एक चक्र में 2 CO2 निकल रही है। हमने कहा हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो ये चक्र कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। ये तो एक बार की कहानी है, तो 2 बार चलेगा ये चक्र। एसिटिल कोएंजाइम के 2 अणु है, ये चक्र चलेगा, कितनी बार चलेगा, 2 अणु है तो 2 बार चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। और हर बार CO2 निकलेगी, तो 6 CO2 निकालनी है। एक CO2 और CO2 कहाँ निकली है पता है आपको, यहाँ पे निकली है, इस जगह पे, जब हमने एसिटिल कोएंजाइम को बनाया था, यहाँ पे भी एक CO2 गायब हुई है, तो ये भी 2 बार चलेगा, तो 2 CO2 यहाँ पे गायब होगी, टोटल 6 CO2 बनेगी। ठीक है, ये हमने क्लास में भी इसको क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। अब ठीक है, यहाँ पे CO2 निकल गई सक्सिनिल। मैंने आपसे कहा था कि ये सक्सिनिल है, लेकिन इसको इतनी सक्सेस मिलती नहीं है। सक्सिनिल जो है वो सक्सिनिक सक्सेस से होता है, लेकिन सक्सेस इसको इतनी मिली नहीं। यहाँ पे क्या निकलेगी, यहाँ पे GTP निकलेगी। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है कि NaDH कहाँ निकलता है, अल्फा स्टार, I स्टार, M स्टार। ये NaDH कहाँ कहाँ निकलता है उसकी ट्रिक है। तो पहले NaDH2 बना दो, कहाँ कहाँ निकला है। पहला निकला है, सॉरी I पहले है, मैंने I बाद में लिख दिया है क्योंकि पहले सीक्वेंस वाइज अगर हम करें इसको तो I पहले आएगा, आइसो स्टार, फिर अल्फा स्टार, फिर I। तो आइसोसाइट्रिक एसिड से जब अल्फा बनेगा तो एक NaDH निकलेगा, निकाल दिया। फिर उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद निकलेगा तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक क्या निकलेगा, NaD से NaDH2 निकलेगा। तीसरा NaDH2 कहाँ निकल रहा है, मैलिक एसिड के बाद में, मैलिक एसिड पे निकल रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे निकालना है हमें, मैलिक एसिड के बाद में मैलिक एसिड पे निकल रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NaDH2 NaD। ठीक है, ये यहाँ पे एक निकलेगा, फ्यूमेरिक से मैलिक बनते टाइम। M के बाद निकल रहा है, दूसरा वाला कहाँ निकल रहा है, M के बाद, तो मैं इसको M के बाद निकाल रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा जरूर बना है क्योंकि पहले जब हमने क्लास ली थी तो यहाँ कहीं मैलिक आया था। ठीक, तो यहाँ पे एक, ये 3 में NaDH2 निकल रहा है। और क्या निकलता है इसमें, इसमें FAD भी निकल रहा है। FAD कहाँ निकल रहा है, तो मैंने कहा था F से फ्यूमेरिक याद कर लेना, तो फ्यूमेरिक में निकलेगा FADH2, FAD से। और क्या निकलती है, GTP निकलती है। GTP कहाँ निकलती है, GTP मैंने कहा था भाई सक्सिक नाम है इसका, लेकिन इसको इतनी सक्सेस नहीं मिली हुई है, इसको सिर्फ क्या मिलती है, एक GTP मिलती है GDP से। ठीक है, ये हो गया। ये F सही कर दो, थोड़ा सा F जैसा नहीं दिख रहा ये। हो गया, तो कहां कहां पे कितनी NaDH मिल रही है, 3 NaDH मिल रही है, एक FAD और एक GTP मिल रही है। ठीक है, लेकिन आपको पता है ये कितने अणु है, ये 2 अणु है, तो ये चक्र कितनी बार चलेगा बच्चों, ये चक्र 2 बार चलेगा। तो 2 बार चलेगा तो भाई कितनी कितनी आपके पास भरमार हो गई है, NaDH2 एक चक्र में, ये 2 बार चल रहा है, एक चक्र में कितनी NaDH2 मिल रही है, 3 मिल रही है, तो 2 में कितनी मिल जाएगी, 6 NaDH मिल जाएगी। 2 बार चलेगा तो 2 FADH2 मिलेंगे और 2 GTP मिलेगी। ठीक है, ये बात कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, मेरे पास अभी जगह नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कर रही हूं मैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन, तो कितनी कितनी क्या क्या मिली है आपको ध्यान रखना है, 6 GTP, 6 NaDH2, 2 FADH2 और FADH2 और 2 GTP। इसकी कैलकुलेशन हमने की थी, 6 NaDH2 मतलब कितने ATP हो गए, 6 18 ATP। ये कैलकुलेशन हमें एक साथ भी करनी है श्वसन चार्ट में। 2 FAD, अच्छा अब ध्यान रखना है, एक FAD से 2 ATP मिलती है, एक FAD से 2 ATP मिलती है, तो 2 से कितनी मिलेगी, तो आप बोलोगे 4 ATP। और GTP से एक ही ATP मिलती है, तो कितनी मिल गई, कितनी हो गई, 18
और 2 20 और 24 एटीपी, ये ध्यान रखना है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, एसिटिल कोएंजाइम से कितनी एटीपी मिल रही है? 6 एटीपी मिल रही है, ये बात ध्यान है ना आपको? बिल्कुल, 6 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिल एसिटिल कोएंजाइम जो योजक हमारा था ये वाला, इससे मैं यहाँ लिख चुकी हूँ 6 एटीपी मिलती है। 24 एटीपी क्रेब्स साइकिल से मिल रही है। 24 एटीपी किससे मिल रही है? क्रेब्स साइकिल से। और 8 हम ग्लाइकोलाइसिस में करके आ गए, हो गई 38 एटीपी। श्वसन का चार्ट यहीं पे रेडी हो गया है, बाद में तो हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है। 38 एटीपी हमने कमा ली है और 6 CO2, 2 बार ये चक्र चल रहा है, एक बार में 2 CO2 मिल रही है, तो 2 बार में 4 CO2 और एक मैंने कहा कहाँ पे मिलती है? एसिटिल कोएंजाइम जब बनता है पायरुविक अम्ल से, 1 CO2 वहां पे मिलती है, 2 वहां पे मिलती है, तो कितनी हो गई? 4 और 2 6। ऑक्सीजन की जो हमारी श्वसन की समीकरण है उसमें 6 CO2 निकाल ली है, 38 एटीपी निकाल ली है, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड का साइकिल है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें 1-2 चीजें मैंने और एक्स्ट्रा करी हुई है, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सिट्रिक से ऑक्जेलो बनाया ही नहीं है, लेकिन वो ऑक्जेलो आपको बनाना है क्योंकि वो शॉर्टकट की तभी काम में आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्जेलो जरूर बनाना। थोड़ा सा ये टेढ़ा बना हुआ है, मैंने ऑक्जेलो यहाँ किया है, ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है समझने के लिए, लेकिन मैंने क्लास में देखो ये रही CO2, एक CO2 यहाँ रही और एक CO2 यहाँ रहे, हो गए 6 CO2 निकाल लिए हमने, ठीक है। और एक बात, ग्लाइकोलाइसिस में कोई CO2 नहीं निकलती। अब है इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र, ये क्या है मैम? तो देखो, हमने एटीपी तो बना ली, जो हमें डायरेक्ट एटीपी मिली है हर जगह। ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 एटीपी डायरेक्ट मिल गई, यहाँ पे जीटीपी से एटीपी डायरेक्ट मिल जाती है। लेकिन ये जो FADH2 और NADH2 है, इनमें एटीपी भरी हुई है। हम कह रहे हैं इससे 3 एटीपी मिलेगी, इससे 2, लेकिन मिलेगी कैसे? तो भाई ये वैसे है जैसे आप अब्रॉड से पैसा कमाते हो, है ना, मनी भेजते हो डॉलर में, लेकिन इंडिया में तो वो डॉलर चलेगा नहीं, आपको उसको किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? उसको आपको अपने इंडियन मनी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ऐसे ही ये FAD और NADH2 ऊर्जा का भंडार है, एटीपी का भंडार है, लेकिन इनकी एटीपी हमारे अभी ये इस फॉर्म में कुछ काम की नहीं है, डॉलर की तरह है, इसको हमें एटीपी में बदलना पड़ेगा। तो एटीपी में ये ऐसे नहीं बदलते, इनको बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलानी पड़ती है, और उसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण। ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन, लेकिन कम। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतर वाला क्वेश्चन, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें अंतर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनसीईआरटी के पीछे 3 अंतर वाले क्वेश्चन है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने करवाए भी हैं, एक आज भी करवाया है। तो अंतर वाले क्वेश्चन और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है हमें? यहाँ पे जो हमने NADH और FADH में जो संचित ऊर्जा है उसको उपयोग में लाना है। कैसे उपयोग में लाएंगे? इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएंगे, पासिंग पास खेलेंगे और चलाएंगे। इसमें क्या बनता है? पानी। देखो CO2 बना ली, जो हमने श्वसन की रिएक्शन निकली उसमें CO2 बनती है, पानी बनता है, ऊर्जा बनती है। ऊर्जा 38 एटीपी निकाल लिए, 6 CO2 निकाल लिए, लेकिन पानी कहाँ गया? अब बनेगा पानी इस चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए परिभाषा है, नोट्स में भी लिखी हुई है मैंने, थोड़ी सी चेंज करके, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब इसमें 5 कॉम्प्लेक्स काम में आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? ऐसे पासिंग पास का गेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे के पास पास किया जाता है, जैसे रिले रेस में किया जाता है। तो अब ये पासिंग पास के लिए आदमी भी तो चाहिए भाई, एक दूसरे को, वो हम खेलते हैं ना गेम पासिंग पास वाला, तो वहां पे आदमी भी तो चाहिए। तो यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन पास होगा एक दूसरे से, तो ये वाहक की तरह काम करेंगे। वैसे तो 5 है, 4 मेन है, 5वां अभी मैं आपको बताऊंगी। ये जो 5वां है उसका नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस, यही है मेन खिलाड़ी, यही वो आखिरी वाला जो रिले को फाइनल में ले जाने वाला है, जो जिताने वाला है, वो यही है 5वां वाला, सबसे लास्ट में, ठीक है। और किसको मिलेगी? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में मिलते किसको है पता है? ऑक्सीजन को मिलते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो पासिंग पास का गेम चल रहा होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन आखिरकार जाते किसके पास हैं? ऑक्सीजन के पास जाते हैं, और फिर वो पानी बना लेता है, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने आपको क्लास में बनाई थी, ये तो एनसीईआरटी वाली है, ठीक है, ये ऐसी लंबी है। मैंने आपको आड़ी बनाई थी, मैं आपको आज भी आड़ी बनाऊंगी। देखो, मेरी तरफ से कोई
आपकी कोशिशों में कमी आने नहीं दूंगी मैं। अच्छा, वन शॉट देखने वाले भाई, क्लास 12 की जो क्लासेस है वो शुरू हो गई है, नए बैच की, अग्नि बैच की, और वो एप्लीकेशन पे चलेगी, मतलब मैक्सिमम क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगी। तो जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है उनके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि आगे फीस बढ़ने वाली है, अभी कंसेशन में चल रहा है। तो आप चाहें और मुझसे अगर आप क्लास 12 पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से, नोट्स के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस नीट क्वेश्चंस के साथ और काफ़ी कुछ और सब्जेक्टिव टेस्ट के साथ, इन सब के साथ, तो आप बैच ज्वाइन करें। और उसके लिए खुला हुआ है, कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर हैं वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, काफ़ी जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर वही क्या होगा बच्चों, आपको पता है बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो बैकलॉग को इकट्ठा नहीं होने दें। फर्स्ट डे से, जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, वैसे फर्स्ट डे से क्लास 12 की 11th की क्लासेस अटेंड करें, लेकिन वो एप्लीकेशन पे है तो सिर्फ वो बैच वाले यानी अग्नि बैच वाले बच्चों को ही दिखेगी। चलिए, क्योंकि लास्ट ईयर की भी सारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं है, तो जो बच्चे सोचते हैं कि मैम हम यूट्यूब से देख लेंगे, तो उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देख तो सकते हैं, बिल्कुल वो फ्री है आपके लिए, और इसीलिए फ्री रखी गई थी कि काफ़ी बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें, लेकिन सारी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो अब बात कर लें हम क्या होता है। तो हमने कहा ये कहाँ होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में होगी, आंतरिक झिल्ली में होती है। तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहरी झिल्ली बना रही हूँ, ये वाली, ठीक है, और ये अंदर वाली झिल्ली बना रही हूँ, ये वाली, ये जो मैं डैश डैश से बना रही हूँ, ये बाहरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो मैं डैश से बना रही हूँ ये आंतरिक झिल्ली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा है, मुझसे पढ़ा है, तो अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है कि हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो ऑक्सीसोम पार्टिकल जिसको हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये रहा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये रहा थर्ड कॉम्प्लेक्स। आप बोल रहे होंगे मैम सेकंड कहाँ है, तो सेकंड अभी आएगा। ये है सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये छुपा रुस्तम है, ये यहाँ नीचे मिलेगा आपको इस जगह पे, ये सेकंड वाला है, ठीक है, अलग सा। और फिर आएगा फोर्थ कॉम्प्लेक्स, और फिर आएगा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, ये रहा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अलग है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, इसको मैं बनाती भी अलग हूँ थोड़ा सा आपको चेंज देने के लिए। ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो चीजें होती हैं, जो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टली पे एक ऑक्सीसोम पार्टिकल होता है, वो है ये ऑक्सीकम, ये है F0 और ये है F1, ठीक है। इस F1 में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेज या सिंथेटेज, इसका काम है ATP बनाना। ये एंजाइम सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है। अब होता क्या है, सुनो, इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ से आए मैम, तो भाई जो NaDH2 और FADH2 हम ला रहे हैं उसमें सबसे पहले हम NaDH2 से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना NaDH2 से 3 ATP बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं वो अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, NaDH2 जो होता है वो क्या होता है, NADH+ में निकल जाता है, इसका हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन निकलता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, कोई भी बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन चेन में घुस जाता है। पासिंग पास का गेम खेलना है, तकिया आ गया है हमारे पास, है ना, बॉल आ गई है, पासिंग पास, ये सबसे पहले जाएगा FMN के पास। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविनिन मोनोफॉस्फेट, कहाँ लिख दूं, फ्लेविनिन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसके फुल फॉर्म लिख लेना आप। ये फ्लेविनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसको पास कर देता है FeS को, ठीक है। FeS क्या है, आयरन सल्फाइड, ये FeS को पास कर देता है।
FeS इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं रख पाता और ये FeS किसको पास कर देता है, यूबी क्विनॉन को। ये UQ क्या है, यूबी क्विनॉन। जैसे ही यूबी क्विनॉन के पास इलेक्ट्रॉन आता है ये बावरा हो जाता है और यहाँ पे जो H+ पड़े हुए हैं, इधर बहुत सारे और भी H+ है क्योंकि ये अभिक्रिया तो चलती रहती है, तो ये क्या करता है H+ को अपने पास ले लेता है और क्या बना लेता है, यूबी क्विनॉन और हाइड्रोजन बना लेता है। लेकिन थोड़े दिन बाद इसको पीछे से धक्का मिलता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना नहीं है। वो रिले रेस में कोई बच्चा रुक जाता है ना, या पासिंग पास में कोई चीटिंग करता है, पिलो अपने पास ही रख देता है कि भाई थोड़ा सा बाद में दूंगा, तो उसको पीछे से बोलते हैं चल आगे बढ़ा, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखना है, आगे देना है। तो इसको होश आता है, ये वापस क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन वापस छोड़ देता है यहाँ पे लाके, ठीक है, हाइड्रोजन वापस छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है नेक्स्ट में। अच्छा, इनके नाम नहीं दिए मैंने, ये 1 है, ये 3rd है, ये 2nd, ये 4th और 5th वाला तो हमारा स्पेशल है ही। ये किसको पास करता है, यहां के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। साइटोक्रोम फंस गया, साइटोक्रोम B फंस गया C1 में, हम G1 में फंस जाते हैं, ये C1 में फंस रहा है। साइटोक्रोम B, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बिल्ली फंस गई, बिल्ली फंस गई मतलब FeS सेम, बिल्ली फंस गई साइटोक्रोम C में तो C1 में, बिल्ली फंस गई C1 में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है भाई, पासिंग पास का गेम चल रहा है। अब देखो बीच में बहुत बड़ा गैप है क्योंकि जो 2nd वाला है वो मेम्ब्रेन के बाहर पाया जा रहा है, ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, आंतरिक झिल्ली के अंदर नहीं है, ये बाहर है। हालांकि NCERT ऐसा नहीं लिख रही, लेकिन आपको ध्यान रखना है, नीट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। NCERT ने तो अंदर ही बना रखा है, उसको बताया भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बीच में नदी आ गई, तो अब नदी को पास कैसे करें, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, नाव चाहिएगी। तो ये नदी को पार करने के लिए हमारे पास एक नाव है जिसको हम कह रहे हैं साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C किसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A1 और फिर साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। और फिर ये अल्टीमेटरी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, ये अल्टीमेटरी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को मिलेगा। हमने कहा था ना लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, हाफ ऑक्सीजन क्यों नहीं बने लिखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आधी ही ऑक्सीजन है, पानी बनाना है। पानी का फॉर्मूला आपको पता है H2O, आप अकेला ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक। तो आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना, हाफ। आप खाली ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, ऑक्सीजन को मिल जाता है। अब बात सुनो, जैसे ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है, यहाँ पे देखो मैंने कहा हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन भरे पड़े हैं, ठीक है, और अभी और हाइड्रोजन आएंगे, कैसे आएंगे मैं बताऊंगी अभी। ये वाली कहानी सुनी, अब इसका क्या काम है, तो भाई ये तो NaDH2 टूटा है, हमारे पास एक और है खिलाड़ी, कौन, FADH2, ये भी टूटेगा FADH+ के अंदर और इसका हाइड्रोजन भी निकलेगा, लेकिन इसको यहां से जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए ये बीच में घुसता है। वो होता है ना किसको खिलाते नहीं तो वो बीच में बैठ जाता है, नहीं मैं तो खेलूंगा ऐसे, तो ये ऐसा करता है। ये हाइड्रोजन, इसका भी इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन मिलता किसको है, इसका इलेक्ट्रॉन भी FeS को मिलेगा। FeS से वही यूबी क्विनॉन ले लेगा, इससे यूबी क्विनॉन बावरा हाइड्रोजन लेके पहले ये बना देगा, फिर इसको धक्का मिलेगा कि भाई आगे इलेक्ट्रॉन पास करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पास करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस B को दे देगा, ठीक है, यहाँ नहीं देना, इधर देना है, ठीक है, साइटोक्रोम B को दे देना, साइटोक्रोम B से वापस ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली यहाँ चला जाएगा। अब इस यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पे क्या बहुत सारे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, हाइड्रोजन पड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। इसमें से कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे H2O। तो हमारा पानी भी आ गया है भाई, श्वसन की प्रक्रिया का पानी। ऐसे कितने बनेंगे, वही 6 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। तो ये हो गया एक तो काम, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण कहते हैं। कई बार पूछा जाता है इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, खिलाड़ी कौन है यहाँ का, ऑक्सीजन, उसको मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं, और हमने पढ़ा है सांद्रता प्रवणता के बारे में, किसी भी जगह आयंस की सांद्रता बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी जो झिल्लियां हैं वो उसको आदान प्रदान कर देती है। तो जब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है, बीच बीच में हाइड्रोजन अपने मजे ले लेता है,
वो क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसको जो ऊर्जा मिलती रहती है, उत्सर्जित होती रहती है, वो उसका उपयोग करके यहां से हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है, यहां से, फिर यहां से, और ऐसे ही इधर से भी। ये हाइड्रोजन उधर चला जाता है, मौका देख के चौका मार लेता है। ये वाला भी जाएगा, लेकिन इसके पास जाने के ये दूसरे रास्ते हैं, यहां से नहीं जा पाएगा ये, ठीक है, बीच में खाई है ना, हमने कहा था भाई जगह नहीं है, तो ये हाइड्रोजन भी वापस रिलीज होकर एक्चुअली में तो यहीं आएगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन उधर चला तो जाता है, लेकिन इसको एहसास होता है यार मैंने गलत काम कर दिया, ये उधर जाके फंस जाता है। अब ये चिल्लाता है मुझे वापस अपने घर भेज दो, मुझे वापस इधर भेज दो अंदर वाली में। तो अब इसकी सहायता कौन करेगा, तो यहाँ पे मसीहा कौन बनेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स 5। ये कॉम्प्लेक्स 5 हाइड्रोजन की रोती हुई आवाज से थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है चल मैं तुझे हाइड्रोजन को वापस अपनी जगह पे भेज दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या, हाइड्रोजन जब भी तुम इधर से उधर जाओगे मुझे ऊर्जा दोगे। ऊर्जा किस रूप में मिलती है आपको पता है, एटीपी। तो ये सारे हाइड्रोजन जब इधर आएंगे H+ की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो F1 बैठा हुआ है इसके पास कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेसिस। तो हाइड्रोजन के इधर से इधर आने में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसको वो किस में बदल देगा, एटीपी में बदल देगा, एटीपी निर्माण कर देगा उससे। और ये कितने बनते हैं, तो हमें पता है NaDH2 से तो 3 एटीपी बनेंगे और FADH2 से 2 एटीपी ही बनते हैं। क्यों 2 बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बीच में आया है, ये वाला प्रोसेस इसके साथ हुआ ही नहीं, तो इसको कम ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो एक NaDH2 से कितने एटीपी मिलते हैं, 3, ये बात रट लो। एक FADH2 से 2 मिलते हैं, तो ये हो गया। और ये NCERT का डायग्राम है, इसको देख लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो। यहाँ पे एक एंजाइम है, वैसे तो वो नीट के लिए जरूरी है, कॉम्प्लेक्स सेकंड का एक नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये आप देख लेना नीट के हिसाब से, वैसे आपको स्कूल लेवल पे कोई नहीं पूछता। श्वसन चार्ट बना लेते हैं, बस हमने कैलकुलेशन तो की हुई है। श्वसन चार्ट क्या है, श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी छोटा सा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बस लिखना है। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस करवाई, ग्लाइकोलाइसिस में आपने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस में हमने वैसे तो 4 एटीपी बनाए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमें 2 ही एटीपी, क्योंकि 2 हमने यूज भी किए हैं, तो 2 एटीपी बनाए, ठीक है, और 2 NaDH2 बनाए। एक NaDH2 से 3 एटीपी मिलते हैं, तो 2 NaDH2 से कितने एटीपी मिलेंगे, तो हमने कहा 6 एटीपी मिलते हैं, और 2 एटीपी तो कितने हो गए भाई, 8 एटीपी, ठीक है, 8 एटीपी, बात समझ में आई। फिर हमने सेकेंड स्टेप किया था योजक कड़ी वाला, यही लिखना है इसमें, योजक कड़ी मतलब एसिटिल कोएंजाइम। तो एसिटिल कोएंजाइम बनने में हमें कितने, 2 NaDH2 मिले, मतलब कि वही 2 × 3 × कितने हो गए, 6 एटीपी हो गए, ठीक। फिर हमने थर्ड स्टेप जो कि क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स चक्र में कितने मिले, तो हमने कहा क्या क्या मिला था क्रेब्स चक्र में, 3 तो NaDH2 मिले हैं हमें, वहां पे लिख दिया था ना मैंने क्रेब्स साइकिल के कोने में, इसीलिए लिखा था। 2 FADH2 मिले हैं और 2 GTP मिले हैं, GTP। तो क्या हो गया भाई, इससे तो 2 ही एटीपी बनते हैं, तो यहाँ तो सीधे सीधे 2 एटीपी। एक FADH2 से 2 एटीपी मिलते हैं, तो 2 से कितने हुए, तो 2 × 2 4 एटीपी, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 6 एटीपी, नहीं 3 एटीपी है, तो भाई ये 3 × 6, 6 NaDH2 है ना, 6 × 3 18 एटीपी, कितने हो गए भाई, 18 और 2 20 और ये 24 एटीपी। 24 + 6 कितने हो गए भाई, 30 और 8 38 एटीपी।
आ गए 38 एटीपी। ये है श्वसन चार्ट। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कई बुक्स लिखती है कि हमें जो है श्वसन के अंदर नेट एटीपी कितने मिलते हैं, नेट एटीपी। ये कैलकुलेशन कहीं को समझ में अभी भी नहीं आ रही होगी इतना मेरे चिल्लाने के बाद भी, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि मैं क्लास में भी यहाँ पे भी भाई एक NaDH2 से 3 ATP मिलते हैं, इसलिए 6×3। कहीं को यही समझ में नहीं आता कि ये 6×3 क्यों किया है भाई, क्योंकि एक NaDH से 3 ATP मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने NaDH2 है, 6 है, 1 से 6, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा भी गलत है क्योंकि 2 बार साइकिल चला है ना, 1 से 3 मिलते हैं तो 2 साइकिल चले थे इसके, 2 चक्र चले थे इसके, तो 2 चक्र में 6, अब सही है, ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है। अच्छा अभी क्या है, ATP 36 में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कई बुक्स वो इसीलिए बोलती हैं नेट ATP, क्योंकि जब पायरुविक अम्ल सक्सिलिक कोएंजाइम बन जाता है, एसिटिल कोएंजाइम बन जाता है, ये इस एसिटिल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने में 2 ATP का खर्चा लगता है, ये एसिटिल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो 2 ATP हम कई लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, 38 में से 2, इसीलिए 36 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये नेट है, अगर आपको नॉर्मली पूछे कितने ATP मिलते हैं तो आप 36 लिखेंगे, सामान्यतः आपसे पूछ ले तो आप उसको 38 ही लिखेंगे, ठीक है। चलो अब है किण्वन। किण्वन क्या है, तो देखो हमने कहा 2 तरह का श्वसन है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। तो ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में एक जैसा होता है। क्रेब्स चक्र किसमें होगा, जिसमें ऑक्सीजन वालों के अंदर जो होता है वो क्रेब्स चक्र होता है, लेकिन जिनमें ऑक्सीजन नहीं है उनके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, तो उनमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें एक है किण्वन। किण्वन कहाँ होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन, ये छोटे क्वेश्चंस में आने के चांसेस है, ये शॉर्ट नोट बनता है भाई किण्वन पे, ये इंपॉर्टेंट है फिर से इस चैप्टर में अधिकतर आने वाले क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतनी नहीं आती, किण्वन शॉर्ट में आता है, आया हुआ है हाफ ईयरली के पेपर में भी, जिनके ये चैप्टर हो जाता है उनके, ठीक है। किण्वन क्या है, किण्वन सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया के द्वारा सक्रिय भाग लेने पे होने वाला है, और ये अवायवीय होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरल में टूट जाते हैं। इसमें बनता क्या है, इसमें अल्कोहल भी बनता है, CO2 भी बनती है, और अन्य अम्ल भी बन सकते हैं। लेकिन अन्य अम्ल हम जब जनरली बोलते हैं तो हम किसके लिए बोलते हैं, अवायवीय श्वसन के लिए बोलते हैं। जब हम श्वसन किण्वन को बोलेंगे तो हम बोलते हैं कि क्या बनता है, अल्कोहल, और वो भी कौन सा, एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्या है, सबसे पहला किण्वन है ईस्ट के द्वारा किण्वन। किण्वन अलग अलग द्वारा होता है, पहला है ईस्ट का किण्वन। ईस्ट क्या करता है, ईस्ट कुछ नहीं, ईस्ट में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल कहां से आया ये तो आपको पता ही है, ग्लाइकोलाइसिस से, उसके बाद की तो कहानी पढ़नी है। पायरुविक अम्ल को सबसे पहले बदलेगा एसिड एल्डिहाइड में, और फिर एसिड एल्डिहाइड को ये बदल देता है एथिल अल्कोहल में बदल देता है। अब इसमें सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है, कितने ATP का, 2 ATP का निर्माण, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें 38 ATP नहीं मिलते। रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो भाई पायरुविक अम्ल, या सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, हमें पायरुविक अम्ल नहीं लिखना है। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन इसकी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, C6H12O6 है तो ग्लूकोज, ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलेगा, पायरुविक, और पायरुविक में बिना ऑक्सीजन के क्या बनेगा, बिना ऑक्सीजन के क्या बनेगा भाई, 2 तो एथिल अल्कोहल बन जाएंगे, C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, 2 और 2 4, 6 और 4, 2 6, 10 12, ठीक है, ये बनता है। कई जगह पे ये स्टेप नहीं लिखा होता, डायरेक्ट ग्लूकोज, क्योंकि हमें पता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस तो सब में सेम होता है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ होगा फिर पायरुविक अम्ल बना होगा और पायरुविक से ही है, तो कई जगह ये वाला स्टेप नहीं लिखा होता, ठीक है। 2 ATP बनती है, तो ये 2 ATP आपको करनी है। क्यों 2 ATP बनती है, क्योंकि देखो ग्लाइकोलाइसिस में जो NaDH2 बनेगा ना वो यहाँ पे यूज हो जाता है,
यहाँ पे NADH2 काम में आ जाता है, इसलिए सिर्फ इसके पास क्या बचता है, 2 ATP बचती है। ये मैंने क्लास में अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। चलो दूसरा हमारे पास है ब्यूटारिक अम्ल, ये भी एक क्या है, अनॉक्सी श्वसन है, ठीक है। ईस्ट अलग करता है, ईस्ट का काम हम कहाँ लेते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में, है ना, ब्रेड फुली हुई खमण बनाने में ड्राई ईस्ट मिलता है मार्केट के अंदर। एल्कोहल बनाने में, देखो एल्कोहल बन रही है भाई, इसमें एथिल एल्कोहल बन रही है, ये एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है, तो 2 ATP मिलते हैं, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड कैसे बनता है बच्चों, ब्यूटारिक एसिड जो है वो किण्वन मक्खन में होता है और मक्खन के पश्चात जो है मक्खन खट्टा हो जाता है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया काम में आते हैं, बैक्टीरिया वो कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकस, ब्यूटेरिकस या बैसिलस ब्यूटेरिकस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है भाई, ब्यूटारिक एसिड बन जाएगा, वही पायरुविक अम्ल जो होगा, पायरुविक अम्ल पहले एसिटिक एसिड में बदलेगा, एसिड एल्डिहाइड, और फिर किस में बदल जाएगा, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल में बदल जाएगा। अच्छा, इसी में अनॉक्सी श्वसन में एक मैंने मांसपेशियों वाला भी बताया था कहीं, तो मैं यहीं पे कर दूं क्या इसको, क्योंकि मेरे पास जगह और है नहीं। NCERT में देखो वो बना हुआ है, या चलो मैं एक बोर्ड ले लेती हूँ, NCERT में कैसे बना हुआ है उसको समझते हैं। मांसपेशियों में क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन बन सकता है इसलिए ध्यान रखें, जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लग जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, इतनी जल्दी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो हमारी पेशियां बिना ऑक्सीजन के श्वसन करने लग जाती है, और बिना ऑक्सीजन के श्वसन करती है तो लैक्टिक एसिड बना देती है, और लैक्टिक एसिड बना देती है तो हमारी पेशियों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक अम्ल कम ऑक्सीजन में, कम ऑक्सीजन, आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, और आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। ऐसा दूध में भी होता है, मैंने क्लास के अंदर बताया था, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, वन शॉट है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल का किण्वन, ये आ गया है भाई, कहाँ होता है, ये दूध में होता है। दूध में जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टिक बैसिलस या बैसिलस बैक्टीरिया, इनको लैब भी बोलते हैं बच्चों, लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। क्या बनेगा इसमें, वही दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, जीवाणु वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें, फिर से ये पायरुविक अम्ल बनाएगा, और फिर पायरुविक अम्ल को वापस ये लैक्टिक एसिड में बदल देगा, लैक्टिक अम्ल। अच्छा, पायरुविक मत लिखो, इसको रहने दो, पायरुविक फिर क्या आप मांसपेशियों से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको डायरेक्ट लिख दो, लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। फिर है कौन सा किण्वन, ये है एसिटिक अम्ल का किण्वन। तो एसिटिक अम्ल का किण्वन करवा सकते हो। एसिटिक अम्ल में क्या बनता है, एसिटोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मदद से होता है, इससे एसिटिक अम्ल बनेगा, सिलिका बन जाएगा भाई इससे, ठीक है। ये वायुवी श्वसन के उपयोग में होता है, किण्वन किस में, वायुवी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या बनेगा, सिरका बनेगा भाई, सिरका बोलते हैं एसिटिक एसिड को, सिरका, विनेगर। इस पे कहीं पूछा नहीं है। अब एम्फीबॉलिक पाथवे, तो हम ऑक्सीजन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि ये अपचयन है, लेकिन फिर भी हम इसको एम्फीबॉलिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें, हमने कहा कि जो भी हमारे पास खाना है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे फैट है, वो सब पहले किस में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। उसके बाद इससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ग्लूकोज में बदलता है, और उससे क्या होती है, क्रियादर टूटते हैं, और सांस प्रक्रिया में परंपरागत अपचयी प्रक्रिया, देखो आ गया ना अपचयी मतलब कैटाबॉलिज्म, ठीक है। टूटती हैं चीजें, कार्बोहाइड्रेट फैट टूट रहा है और क्या हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो अपचयी पथ है।
अधपथ में प्रवेश करने वाले वसा जब क्रियाधर के रूप में आती है तो श्वसनीय पथ में वो उपयोग में आने से पूर्व एसिटिल कोएंजाइम में टूटती है, विखंडित होती है। जो भी वसा आप लेके आओगे, अगर आपने वसा काम में लिया, आपकी वसा से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो पहले वसा ग्लूकोज में परिवर्तित होगी, लेकिन वो ग्लूकोज में परिवर्तित कैसे होगी, या वो श्वसन पथ में ग्लूकोज के माध्यम से जाएगी। तो जाएगी कैसे? वसा क्या हो जाती है? टूट जाती है। देखो टूट रहा है, अपचयन हो रहा है, टूट के एसिटिल कोएंजाइम बनाएगी, और आपको पता है एसिटिल कोएंजाइम से सीधे वो कहां प्रवेश कर जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाता है ना एसिटिल कोएंजाइम। अगर जीवधारियों में वसा का संश्लेषण करना है, मान लो हमारे शरीर में वसा की कमी हो गई, तो हमारे श्वसन में ये जो एसिटिल कोएंजाइम है जो कि आगे ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है, ये बीच से ही गायब हो जाएगा और क्या बना लेगा? वापस फैट बना लेगा। आपको अगर फैट की जरूरत है अभी एनर्जी से ज्यादा, तो ये आपके शरीर में क्या बना लेगा? फैट बना लेगा। तो देखो कभी कभी श्वसन में क्या होता है कि जो चीजें टूटती हैं वही चीजें जुड़ के वापस प्रोटीन और फैट भी बना सकती है। पहले हमने क्या कहा कि हम कार्बोहाइड्रेट फैट को तोड़ के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं श्वसन में, लेकिन कई बार जैसे श्वसन का पथ चल रहा है और हमें अभी एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए फैट की जरूरत है, मान लो किसी कोशिका को, तो ये एसिटिल कोएंजाइम क्या करेगा? वसा बना लेगा बोला मैंने, जिसमें टूटा था वापस वो बन जाता है। तो बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, एनाबॉलिज्म। बन भी रहा है भाई, हालांकि ऐसा रेयरली होगा लेकिन बनता भी है। तो देखो श्वसन में टूट भी रहा है और बन भी रहा है। तो क्या ये एम्फीबॉलिक पाथवे है? एम्फीबॉलिक का मतलब होता है ऐसा पथ जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पे देखो बन टूटता भी है और कभी कभी बन भी जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी होती है। इस प्रकार विघटित प्रक्रिया कम करता है और सजीव में अपचयन कहलाता है तथा संश्लेषण उपचयन कहलाता है। मैं आपको इसको अभी बोर्ड पे समझा रही हूँ। चूंकि श्वसन में अपचयन और उपचयन दोनों, यहां से लिखना है आपको परिभाषा कि श्वसन को एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं। वैसे तो पूरा ही लिखना है अगर 2 नंबर में आए, लेकिन अगर 1 नंबर में आए तो श्वसन पथ में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, इसीलिए श्वसन को श्वसनी पथ कहते हैं। नंबर देख लेना कितने नंबर का है, वैसे ये पूरा ही इसके अंदर आएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो सुनो, ऐसा क्यों हुआ जो हमने अभी पढ़ा, अब हम उसे क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या कहा कि जो भी रामायण अभी की है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, ठीक है, वो ग्लाइकोलाइसिस करता है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में 1-2 स्टेप बीच में दे रखे हैं ग्लाइकोलाइसिस के, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रखा है ना, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? तो आपको पता है पायरुविक अम्ल बनता है। तो मैं पायरुविक अम्ल लिख देती हूँ, पायरुविक एसिड बनता है। फिर ये पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? तो हमने कहा एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है, एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है क्योंकि इसको क्रेब्स साइकिल चलाना है। फिर ये क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा, यहाँ से क्रेब्स साइकिल चलेगा, उसमें आपका बीच में क्या बनता है? आइसोसाइट्रिक एसिड, है ना। 1-2 नाम ही लिख रही हूँ मैं, सारे नहीं लिख रही। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सक्सिनिक लिख रही हूँ, बीच के मैं नाम नहीं लिख रही क्योंकि हमारा मकसद क्रेब्स साइकिल लिखना नहीं है, आपको कुछ और समझाना है। यहाँ पे सक्सिनाइल, फिर यहाँ पे फ्यूमेरिक। आपको भी ऐसे ही थोड़ा ही बनाना है। जब आप एम्फीबॉलिक पाथवे समझाओगे ना तो पूरा क्रेब्स साइकिल मत बना देना, बस ऐसे डायरेक्टली ये बना दिया, इसको लिख देना क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, TCA चक्र, जो भी लिखना चाहते हो। अब होता क्या है? हमने कहा कि हमारे पास कोई भी प्रकार का सबस्ट्रेट हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन हो और चाहे वो वसा हो, अगर हमें श्वसन करना है, मान लो हमारी सारी कार्बोहाइड्रेट बॉडी की खत्म हो गई है लेकिन अबे हमें एनर्जी चाहिए, तो अब एनर्जी किससे लेंगे हम? प्रोटीन से और वसा से। प्रोटीन का नंबर लास्ट में आएगा, पहले वसा आएगी। अब ये वसा क्या करेगी? टूटेगी। किसमें टूटेगी? ये टूटती है वसीय अम्ल, जे अणु वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, वसीय अम्ल में बदलती है, वसीय अम्ल और ग्लिसरोल या ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोल रहे हो, अभी हम देख रहे हैं उसको। अभी क्या है, ये दोनों ऐसे ही इसमें नहीं घुस सकते। वसीय अम्ल कैसे? देखो यहाँ पे टूटा तो ये क्या हुआ है, आपको पता चला क्या हुआ? यहाँ पे वसा टूट गई,
टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो यहाँ पे ये जो टूटने का कांड हुआ है इसको हम बोलेंगे अपचयन। भाई कैटाबॉलिज्म हुआ है, चीजें टूटी है। तो अभी हम अपचयन कैसे हो रहा है श्वसन में वो पढ़ रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे भी देखो अपचयन ही हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना, पायरुविक अम्ल से 2 कार्बन वाला बनता है, ये 6 कार्बन से 2 कार्बन पे आ जाता है, टूटा ही नहीं ना, 6 कार्बन 2-2 में टूट गए, फिर 6 कार्बन बनते हैं, फिर यहाँ पे फिर टूट जाता है, सब कुछ टूट रहा है और ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, तो ये भी अपचयन प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? अपचयन हो रहा है, यहाँ पे भी टूट रही है चीजें। अब ये कैसे घुसते हैं? तो वसी अम्ल जो होते हैं वो तो एसिटिल कोएंजाइम बना लेते हैं और क्रेब्स साइकिल के अंदर घुस के ऊर्जा दे देंगे, क्योंकि हमें अभी कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिल रही है तो हमें वसा से लेनी पड़ेगी। ऐसे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है वो क्या करता है? पीजीएल से, मैंने यहाँ पे पीजीएल नहीं बनाया, मैं यहाँ पीजीएल लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पीजीएल लिखा नहीं है, यहाँ पे बीच में पीजीएल बनता है ना एक पायरुविक अम्ल से पहले, पीजीएल, तो पीजीएल बन के घुसते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन या तो एसिटिल कोएंजाइम के रूप में घुसता है, या पीजीएल पायरुविक अम्ल के रूप में घुसता है, या किसी और तरीके से घुसता है। तो यहाँ पे भी अपचयन होता है, यहाँ पे भी प्रोटीन टूटेगा, अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। तो ये तो सारा कह रहा है कि श्वसन अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन जब हमें शरीर में मान लो प्रोटीन की कमी हो गई, शरीर में मान लो वसा की कमी हो गई, अब हमें वसा चाहिए, ऊर्जा से ज्यादा हमें वसा की जरूरत है, कोई ग्रोथ करनी है सेल की, तो हम क्या करते हैं? श्वसन हमारा बहुत एक्सपर्ट है, ये क्या करता है? जैसे इसने वसा से कोएसिटिल एंजाइम बनाया था वैसे के वैसे ये वापस कोएसिटिल एंजाइम को वसी अम्ल में भी बदल देता है। अब ये क्या हुआ? ये तो उपचयन हो गया। ऐसे ही पीजीएल भी क्या कर लेगा? वापस ग्लिसरॉल बना देगा और ये वापस मिलके क्या बना देंगे? वसा बना देंगे। तो यहाँ पे ये उपचयन हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, चीजें जुड़ रही है। भाई जुड़ने का काम हुआ ना, ये दोनों जुड़ेंगे आगे जाके। ऐसे ही जिससे हमने पहले अमीनो एसिड्स बनाए थे, ऐसे ही ये क्या कर सकते हैं? उपचयन भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये वापस प्रोटीन बना लेंगे ये सारे। तो अब देखो अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है जब जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए श्वसन एक क्या है? एम्फीबॉलिक पाथवे है, पथ है, क्योंकि इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती है। अपचयन ज्यादा हो रहा है इसीलिए हम ज्यादातर श्वसन को अपचयन ही कहते हैं, लेकिन इसमें उपचयन भी होता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये कह रहा है। ठीक है, लिखा हुआ आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड व CO2 व ऑक्सीजन के अनुपात को, अच्छा ऑक्सीजन क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पादित हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन तो जुड़ रही है। उत्पादित CO2 व उपयोग की गई ऑक्सीजन के अनुपात को क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक, ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं ना इस चैप्टर में वो ये है। बड़े क्वेश्चन मैंने आपको 2 बता दिए हैं। बड़े क्वेश्चन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, छोटे मोटे क्वेश्चन में किण्वन, श्वसन गुणांक, एम्फीबॉलिक पाथवे ये आ जाता है। ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है श्वसन गुणांक? श्वसन गुणांक को, अच्छा बुक के अंदर सांस गुणांक भी लिखा हुआ है, इसको सांस गुणांक, सांस। ठीक है, गुणांक क्या होता है? तो हम ऊपर क्या करेंगे? CO2 जितनी है, नीचे O2 जितनी है, अनुपात निकाल लेंगे तो वो हमारा श्वसन गुणांक आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इकाई श्वसन गुणांक। एक श्वसन गुणांक किसका होता है? तो आपको याद रखना है, एक श्वसन गुणांक कार्बोहाइड्रेट का होता है। जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट से श्वसन करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल करेंगे, तो हमारा श्वसन गुणांक हमेशा कितना होगा? 1 होगा। मतलब जितनी CO2 आप यूज करोगे, जितनी ऑक्सीजन आप यूज करोगे, उतनी ही CO2 निकलेगी, और निकलती भी है। देखो रिएक्शन C6H12O6 की हमने 6O2 से रिएक्शन करवाई
तो 6 CO2 जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में सब कैलकुलेशन कर लिया, और 6 पानी के मॉलिक्यूल भी निकलेंगे, प्लस ऊर्जा भी निकलती है। अच्छा, इसमें ऊर्जा कितनी निकलती है श्वसन के अंदर, तो आपको याद करना है 686 किलो कैलोरी। ये तो मैंने बताया है शायद अभी, ठीक है। ये कई बार पूछ लेते हैं, कई जगह किलो जूल में लिखा हुआ है तो नंबर चेंज हो सकता है किलो जूल के अंदर। अभी क्या है, देखो कितना हो रहा है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है, श्वसन गुणांक होता है CO2 अपॉन O2। तो कितनी CO2 है, 6 CO2, 6 O2, 1। तो श्वसन गुणांक कितना है, इकाई, इकाई का मतलब 1। तो सारे कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इकाई से कम किसका होता है। तो कोई भी संख्या को भाग दोगे तो कम कब आएगा, जब नीचे बड़ी संख्या होती है ऊपर छोटी संख्या होती है। तो यहाँ किस में होता है, ये होता है प्रोटीन और वसा के अंदर। वसा का 0.7 और प्रोटीन का 0.9 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रामेटिक एसिड का, जहां पे 51, 98 और 6, इसको हमने ऑक्सीजन 145, और ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो 102 CO2 निकली और 98 H2O निकले और ऊर्जा निकली। तो इसका श्वसन गुणांक कितना हो गया, ट्राइपामेटिक एसिड दे रखा है, पामेटीन, ठीक है, इसका नाम है। कितने हो गए, श्वसन गुणांक कितना है, भाई 102 और 145। ऊपर CO2 रखनी है, नीचे O2 रखनी है। कितना आएगा, ये आप जब डिवाइड करोगे तो 0.7 समथिंग आएगा। तो ये वसा है बच्चों। एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, वसा का दे दो, प्रोटीन का मत दो। फिर क्या है, कई जगह पे क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के भी एक प्रक्रिया होती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो श्वसन गुणांक क्या होगा बताओ, जितनी CO2 निकली। जैसे कि किण्वन, भाई किण्वन में तो हम ऑक्सीजन काम ही नहीं ले रहे, तो RQ क्या हो जाएगा। अच्छा, श्वसन गुणांक को RQ कहते हैं भाई, ये तो पता है ना भाई, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा लेंगे। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, इसमें क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। मान लो कि किण्वन किया, तो किण्वन में तो ऑक्सीजन उपयोग ही नहीं हुई, तो हमारा RQ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जहां आनी चाहिए थी वहां तो हमने उपयोग ही नहीं किया। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जैसे उसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं किण्वन में। हमने कहा किण्वन में कितनी CO2 निकलती है, 2 CO2 निकलती है। तो ऊपर 2 है, तो ऊपर 2 और 0, तो या तो इनफाइनाइट ले लो, ठीक है, या 1 से अधिक मान लो, ठीक है। इनफाइनाइट भी ले सकते हो, 1 से अधिक भी मान सकते हो। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं ना, उनमें क्या होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। जैसे पायरुविक अम्ल या कोई भी ले लोगे तो उसमें क्या होती है, 1 से अधिक होती है। इसको मैंने डिटेल क्लास में और अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं अभी वन शॉट में इसको कवर नहीं कर रही, ठीक है। तो ये तो था आपका वन शॉट। कैसा लगा, कैसे मजा आया, समझ में आया नहीं आया, और दूसरी बार पढ़ा है जिसने, उसको तो मेरे को लगता है बड़ा ही मजा आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।